हेलो गाइस, हाउ आर यू? सब आप कैसे हैं? आज हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन प्रजनन। ये आपके एसएससी और एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्लास मिल रही है। कंटेंट दोनों बाय लैंग्वेज में रहेगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन को 3 टाइप में विभाजित कर सकते हैं हम। 3 टाइप कैसे समझते हैं, चलिए। अगर मैं आपको एक सिंपल ही बात कहूँ, रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन, अगर आपने मेरे से शुरू से बायो पढ़ी है, तो मैंने पहले दिन आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, उस ऑर्गेनिज्म के जिंदा होने के 4 प्रमाण होंगे। कौन कौन से? 4 कैरेक्टर्स आर देयर इन एन ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से? पहला कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। दूसरा है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म कर सकता है। तीसरा जो है वो, उसमें ग्रोथ होगी सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। और जो लास्ट है वो ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियसनेस होगी उसमें, वो सजग होगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें होती हैं। अभी रिप्रोडक्शन, यहाँ पर जो टर्म आ रहा है ना, वही रिप्रोडक्शन की अब हम बात करने वाले हैं। अब रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपका जो व्यक्ति था, जो ऑर्गेनिज्म था, उस ऑर्गेनिज्म से नई जनरेशन बन जाए। तो नई जनरेशन का बनना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अब नई जनरेशन का बनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें से हम क्या करते हैं, हम मेजर जो 3 तरीके पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, उन पर हम बात करेंगे। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक प्रजनन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वनस्पतिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके लिए अलैंगिक प्रजनन को, जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप ऐसे समझिए कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक पेरेंट, मान लीजिए उस पेरेंट का नाम ए है, और उससे नई जनरेशन बन जाए, मान लीजिए ए डैश, ठीक है। इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें केवल एक पेरेंट का रोल है, एक जनक भाग लेता है, ठीक है। इसमें एक जो दिक्कत ये आती है कि इसमें आपका जो ए है और जो ए डैश बना है, मतलब मान लीजिए इसका नाम राजू था, और राजू का बेटा हुआ है साजू या काजू, ठीक है। सिंपल समझना, राजू का बेटा हुआ काजू, तो काजू जो होगा वो सेम टू सेम पूरे के पूरे राजू की तरह ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आया, केवल एक ही पेरेंट का रोल यहाँ पर देखने को मिला है। तो नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इस चक्कर में आपको पेरेंट्स जैसी ही कॉपी देखने को मिलेगी जो नई जनरेशन के बच्चा है उसमें। और दूसरा, इसमें केवल और केवल एक पेरेंट का रोल है। हिंदी में आप देख सकते हैं कि एक ही जनक भाग लेता है, युग्मक नहीं बनते, गैमेट्स नहीं बनते। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पेपर में पूछ सकता है कि गैमेट्स, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या फिर अलैंगिक प्रजनन का क्या विशेषता है, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा कि नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मक नहीं बनते। तो आपको याद रखना कि हाँ, ये सही होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और इसके अलावा एक चीज और अगर वहां पे दे रखी तो वो भी सही होती है कि एक जनक भाग लेता है, केवल वन पेरेंट्स का रूल है। फिर आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव को बोलते हैं वनस्पतिक प्रजनन। अब इसमें होता है क्या, समझिएगा। मैं आपको रोज की कटिंग से याद बताऊंगा। जो गुलाब का पेड़ होता है ना, उसमें कैसे उगाते हो आप? कभी आपने गुलाब उगा कर देखा है? तो हम क्या करते हैं, गुलाब का पेड़ है, उसकी शाखाएं भी निकली हुई थी, तो हम शाखों को काट लेते हैं, और काट कर हर शाखों को अलग अलग मिट्टी में लगा देते हैं। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसमें से फूल उग जाता है, और फूल के पूरा पेड़ वो बन जाता है, नीचे जड़ें भी उग जाती है। तो आपका कोई भी शरीर का अंग, जैसे कि अगर मैं पादपों की बात करूं, तो जैसे रोज, आपका गन्ना, गन्ने में भी यही करते हैं। तो उसके, आपके जो गन्ने का जो शरीर है, उसको काटोगे जब आप, उन काट कर आप उनको लगा दोगे जमीन में, तो वो भी नया पौधा बन जाता है। तो ऐसा प्रजनन जिसके अंदर क्या होता है, नया पौधा बन जाता है जड़ तनाए पत्ती से, उससे हम कहलाता है, वो कहलाता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रूट, स्टेम और लीव कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू प्लांट, एंड कैन बी कल्टिवेटेड और कैन बी जर्मिनेटेड इनटू न्यू प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल एक बहुत अच्छे से याद आपको रखना है, ब्रायोफिल्म का पत्थर चट्टा। ब्रायोफिल्म जो लीफ है, आपकी जमीन में अगर पत्ती भी गिर जाए तो पत्ती से नया पौधा बन जाता है। अगर मैं बात करूँ शुगर केन, शुगर केन समझते हो, गन्ना, गन्ने के अंदर जो उसकी स्टेम है वो काम में आती है। ऐसे रोज के अंदर भी क्या आती है, उसकी स्टेम काम में आती है, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर, जैसे यहाँ पर राजू का काजू हुआ था, ऐसे राजू के संग
अब कोई ना कोई फीमेल, जैसे राजू तो मेल हो गया, फीमेल मान लीजिए इसकी वाइफ का नाम संगीता, कोई दिल पे ना ले, ठीक है। तो मेल और फीमेल मिलकर आपका काजू पैदा होगा, और काजू के अंदर क्या होगा, राजू के भी कुछ फीचर्स होंगे और संगीता के भी कुछ फीचर्स होंगे, मेल और फीमेल के। तो आपका जो काजू हुआ है वो क्या है, एक तरह का नया स्पीसीज बन गई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपकी इवोल्यूशन जो हुआ है ना अभी तक आपकी लाइफ में, इवोल्यूशन मतलब इन द सेंस कि हम हमारा माना जाता है कि हम होमो सेपियंस, हमारी प्रजाति कहा जाती है, तो होमो सेपियन के उद्गम जो है असली में कहाँ से हुआ है, आपके मंकी स्पीसीज का ही एक तरह का इवोल्यूशन हुआ है। वो इवोल्यूशन हुआ कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो तरह के दो पेरेंट्स का रोल होता है और गैमेट्स बनते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें भी गैमेट्स नहीं बनते, इसमें भी गैमेट्स नहीं बनते, युग्मक दोनों में नहीं बनते, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से ये टेबल जो है ना, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप हैं, जिसके अंदर मतलब क्या होगा, देखो असेक्सुअल में लिखने का कारण क्या है कि एक ही पेरेंट से आपकी नई जनरेशन बन जाती है, वही तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो उसके कुछ टाइप होते हैं, बाइनरी फिशन, द्विविखंडन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब बाइनरी फिशन जिसको हम बोलते हैं द्विविखंडन, इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपकी एक सेल है वो दो नई सेल्स में टूट जाती है। ठीक है, वो कहलाता है आपका बाइनरी फिशन। ये किसमें देखने को मिलता है, ये मिलता है अमीबा के अंदर और लिश्मानिया के अंदर। लिश्मानिया की मैं बात करूँ तो एक डिजीज का नाम बहुत बार पूछा जाता है आपसे, वो है काला आजार। काला आजार जो डिजीज है ना, वो लश्मानिया उसको करता है। ठीक है, तो लश्मानिया और अमीबा में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझ लीजिए। आपको बोलेगा कि अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, तो उसमें नाम एसेक्सुअल नहीं देगा, वहां पर देगा आपको बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी फिशन किसे मिलता है, अमीबा के अंदर। ठीक है, ऐसे लेशमानिया में भी मिलता है। मल्टीपल फिशन, जो एक सेल बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए और नए नए स्पीसीज बना दे, मोर देन वन, ऐसा किसमें देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम का याद रखिएगा मलेरिया। ठीक है, फिर आता है बर्डिंग। अब बर्डिंग को आप ऐसे समझ सकते हो, आपने डायग्राम देखा होगा कि कैसे मुकुलन, नाम सुना होगा आपने, ऐसे एक सेल्स के यहाँ ग्रोथ हो जाती है, और वो ग्रोथ जो होती है ना, वो ग्रोथ बाद में और बड़ा मास ऑफ सेल्स बना लेती है, और फिर बाद में वो नई स्पीसीज बना देती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बर्डिंग। अब बर्डिंग किसमें मिलता है, बर्डिंग मिलता है आपका हाइड्रा और यीस्ट के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, ये बात याद रहेगी आपको। हाँ, तो चलिए अब दूसरा इसमें हम बात करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस शायद तक आपके पेपर में आजकल पूछने लग गए हैं। तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे, तो यहाँ पर खाली पेज हमको दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको यही बताऊंगा, थोड़ा सा इधर की साइड ना। तो देखो होता क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है, बडिंग कोई उगती है ना, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक कुछ स्टेप्स फॉलो करके बडिंग होती है। ठीक है, अब वो होता है कैसे देखना। तो सबसे पहले जैसे एक प्लांट था, ठीक है, हाइड्रा का मान लीजिए, हाइड्रा के ऊपर क्या हुआ, बर्ड फॉर्मेशन होती है। बर्ड फॉर्मेशन एक क्या होती है, सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, सेल की ग्रोथ, यहाँ पे सेल की ग्रोथ। अब वो सेल जो है ना, वो बर्ड के रूप में ग्रोथ करने लग जाती है, और फिर ये मैच्योर होती है, और मैच्योर होकर फिर क्या करती है, सेपरेट हो जाती है। मतलब अभी समझिएगा आप कि पहले बर्ड फॉर्मेशन होती है, और बर्ड क्या है, वही सेल, सेल का मास बनना है यहाँ पे, एंड देन ग्रोथ होती है। तो पहले क्या हुआ, बर्ड बनी, ग्रोथ हुई, देन आपका मैच्योर होती है, और फिर सेपरेशन। तो ये स्टेप याद रखिएगा। स्टेप क्या, अगर पूछ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, बर्डिंग, बर्ड फॉर्मेशन, याद रखिएगा क्योंकि वहां पर आप मिक्स ना हो जाए। पेन का कलर चेंज कर लेते ज़्यादा बेटर रहेगा ना। बर्ड फॉर्मेशन, उसके बाद आपका ग्रोथ होती है, एंड देन होती है मैचुरेशन। मैचुरेशन किसकी, बर्ड की, और लास्ट में होती है सेपरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाना, खंडन होना। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है, स्पायरोगिरा में देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रीजनरेशन, तो रीजनरेशन होता है पुनरुद्भवन, रुद्भवन। ये प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखने को मिलता है, याद रखिए। प्लेनेरिया बहुत ज्यादा रैपिडली पूछा जाता है कि प्लेनेरिया में किस तरह का अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है रीजनरेशन टाइप का। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन, जो कि राइजोपस से मिलते हैं, पंच में भी देखने को मिलता है। अब
हम चलते हैं थोड़ा-सा, अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स। तो देखो, आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को हम समझते हैं, तो मे बी इसको हम ज़ूम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो डायग्राम से क्वेश्चन कहाँ बनता है, अभी इस रिसेंटली ग्रुप डी के अंदर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलिए हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये जो है, ये वाली जो एक तो ये और एक ये वाला पार्ट, ये इसको हम कहते हैं टेस्टिकल्स। ये एक पाउच में रहते हैं, पैक पाउच होता है एक बार, जिसको हम बोलते हैं स्कॉर्टम। और ये पाउच में क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर से 2-3 डिग्री आपका बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब इनको टेम्परेचर कूलिंग चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्यूब जाती है टेस्टिस से, जो कि आपके स्पर्म्स को लेकर जाती है बाहर, तो उनको बोलते हैं वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स जिसको बोलते हैं मेल फर्टिलाइज सेल या फिर मेल सेल, है ना। मेल स्पर्म सेल आप कैसे कुछ भी कह सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सेल कुछ भी कह सकते हो आप। तो स्पर्म यहाँ बनता है, स्पर्म जो है वास डिफरेंस के द्वारा, पेनिस के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये इसको लेकर आने का काम कौन कर रही है, वास डिफरेंस। अब होता क्या है, अब वास डिफरेंस कुछ ऐसी बनी हुई है, तो होगा क्या, इस वास डिफरेंस को फॉर एग्जाम्पल एक तरह का एक मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं वासेक्टॉमी। तो इसमें क्या करता है, जो वास डिफरेंस है उसको थोड़ा और खींचता है एक तरफ, और ऐसे फोल्ड करके उसको बांध देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्पर्म्स है वो बाहर इजैकुलेट नहीं हो पाते, और इससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो एक तरह का ये एक डॉक्टर के द्वारा मेथड किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। और पेपर में क्या पूछा गया था कि स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, तो आपको याद आनी चाहिए टेस्टिस। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर अपन को पढ़नी होती है। तो यहाँ पर है कि टेस्टिस ये वृषण, ये शरीर के बाहर होते हैं, स्क्रॉटम में होते हैं, अपन ने बात अभी करी है। तो स्क्रॉटम में क्यों होते हैं, क्योंकि शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रखना होता है। हार्मोन की बात करूँ तो टेस्टोन आपका मेल सेक्स हार्मोन है, एंड स्पर्म सेल शुक्राणु मानव की सबसे छोटी इकाई कहाँ से निकल रही है, टेस्टिस से। याद रखिएगा। वास डिफरेंस क्या करती है, वह नलिका है जो स्पर्म्स को बाहर लेके जाती है। वैसेक्टोमी में इसको बंद कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी। इसके अंदर दो ग्लैंड्स का रोल है, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स, जो कि क्या करती है, एक तरह का न्यूट्रिशन देने का काम करती है। अंडरस्टैंड। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जिसमें दो नाम याद रखने हैं आपको, टेस्टिस और वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का नाम क्यों, क्योंकि वासेक्टोमी में पूछ लेते हैं कि कौन सी ट्यूब को बंद किया जाता है, तो याद रखिएगा वास डिफरेंस को। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इस डायग्राम को हमको देखना चाहिए, डायग्राम मैंने आपने डाला है। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि होता क्या है, डायग्राम से थोड़ा चीजें क्लियर होती है। तो एक तरह के मान लीजिए पूरी की पूरी ये ओवम है, ओवम मतलब एग सेल, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसको बोलते हैं एग सेल। तो ओवम, अब ओवम में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक लेयर बाहर होती है, उस लेयर को तोड़कर जाता है आपका स्पर्म। अंडरस्टैंड। तो उस तोड़कर जाने का जो है ना, अब एक स्पर्म एक ओवम को ही फर्टिलाइज करता है, और जैसे ही कोई दूसरा स्पर्म इसके पास आएगा, तो जो लेयर है इसको बंद कर कर क्या बोलेगी, दूसरे स्पर्म को अंदर नहीं आने देगी। इसीलिए क्या हो पाता है कि एक स्पर्म एक सेल एक एग सेल को फर्टिलाइज कर पाता है। अंडरस्टैंड। तो इस डायग्राम को हमने देखा, अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब अपन देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक खासियत है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अलग दिख रहा होगा, है ना। वेट 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 वेट। तो इसमें होता क्या है समझिएगा। ये आपको, ये क्या है, ओवेरी, ये भी क्या है, ओवेरी। अब इन ओवेरी का काम क्या है, जैसे वहां पर टेस्टिकल्स थे ना, ऐसे यहाँ पर ओवेरी है। इन ओवेरी से हर एक मंथ में अल्टरनेटिवली, मान लीजिए इस ओवेरी का नाम मैं देता हूँ ओवेरी 1, और उसको देता हूँ ओवेरी 2। तो हर पहले मंथ मतलब 28 डेज की साइकिल्स होती है, पीरियड साइकिल्स को हम कहते हैं पीरियड साइकिल। तो 28 डेज के साइकिल में क्या होता है, एक स्पर्म यहाँ से रिलीज होगा, और स्पर्म रिलीज होकर क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से एक ओवम रिलीज होगा, और ओवम रिलीज होकर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अगले महीने, जैसे एक महीने यहाँ हुआ, अगले महीने दूसरा ओवम यहाँ निकल जाएगा, दूसरा ओवम यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो ओवेरी 1 ने पहले मंथ में एक ओवम रिलीज करा, एक्सेल,
और ओवेरी 2 ने नेक्स्ट मंथ में, जो नेक्स्ट पीरियड की साइकिल थी उसमें आपका ओवम रिलीज करा। अब आप मुझसे पूछोगे सर जो ओवेरी 1 ने रिलीज करा उसका क्या हुआ, वो यहीं पड़ा रह गया? नहीं। आपने नाम सुना है पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके द्वारा जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है खून के फॉर्म में, ये जो ये टूट जाता है और ये एग जो है अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इन केस एक केस ऐसा आता है कि एक केस आता है जिसमें मोस्टली लोग ये कहते हैं कि आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी किट वगैरह, तो वो प्रेगनेंसी किट का यूज तभी करते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, क्योंकि एक साइकिल चलती है तो लोगों को पता होता है कि मेरा इतनी तारीख को मेंस्ट्रुअल जो है पीरियड स्टार्ट हो जाता है, बट नहीं आती तो लोग क्या होता है जैसे जो जिनको प्रेगनेंसी का लगता है, तो वो अगर पीरियड मिस होता है देन वो क्या करता है, वो टेस्ट करता है। टेस्ट क्यों करते हैं? इट मीन एक चांसेस ये हो चुका होता है कि भाई जो ओवम था वो फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज कैसे हुआ होगा? ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपके जो स्पर्म्स थे यहाँ जाते हैं और स्पर्म जाकर इस तरह की साइट फर्टिलाइज सेल एग सेल को कर देता है। वो डायग्राम देखा ना मैंने, ऐसे जा रहा था वो वाला। ठीक है। तो अगर फर्टिलाइज कर चुके हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती और फिर वो जो ओवम था स्पर्म सेल के संग फर्टिलाइज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा और जायगोट जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पूरा का पूरा बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक सिंपल सा गेम जो होता है। ठीक है। और दूसरा केस अब मैं आपको बता दूं, ट्विंस वाला केस बहुत अच्छा ट्विंस का केस है। आई थिंक इसे शॉर्ट्स में अपलोड कर दी बट पता नहीं कैसे वो दिखी नहीं, चली नहीं, पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हुई। तो देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्विंस कैसे होते हैं, ट्विंस बेबी कैसे होते हैं। चलिए, तो होता क्या है, अब मैं इस डायग्राम को समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने क्या बोला, हर एक मंथ में अलग अलग अल्टरनेटिव मंथ में ओवरीज आपका ओवम रिलीज करती है। मान लीजिए फर्स्ट मंथ में यहाँ पर ओवम रिलीज करा, बट इन सम कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि भाई अगले मंथ इसको करना था ओवरी 2 को, बट उसी ने सेम मंथ में ही इसने क्या करा, एक ही मंथ में ओवम रिलीज कर दिया। अब आपको पता है स्पर्म तो मिलियंस के फॉर्म में निकलते हैं, बहुत मिलियन होते हैं। तो फिर स्पर्म जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, कुछ स्पर्म यहाँ जाएंगे, तो जो फर्स्ट स्पर्म है वो इससे अगर टकराएगा वो इसको फर्टिलाइज कर देगा। अंडरस्टैंड? इसको फर्टिलाइज कर देगा और जो इस तरह जाकर टकराएगा वो उसको भी फर्टिलाइज कर देगा। तो यहाँ पे दो ट्विंस कंडीशन हो जाएगी। अभी जब दो फर्टिलाइजेशन हो तो फिर बच्चे भी कितने होंगे, दो। अंडरस्टैंड? तो एक संग जब ओवरी, दोनों ओवरी एक संग ही आपके ओवम रिलीज कर देती है एक ही मंथ के अंदर, तो ट्विंस कंडीशन देखने को मिलते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ हाँ, यहाँ पर अब जो कॉन्सेप्ट था उनको समझ लेते हैं, बाकी अपन चीज समझनी थी वो समझ ली। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये डायग्राम जो मैंने बना रखा है ये बच्चे का है। ये एक ही स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बच्चा यहाँ पर लगता है, इसको हम बोलते हैं आपका फ्लैपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे मेन, है ना। तो यहाँ यूट्रस, सॉरी ये फेलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है। तो यहाँ पर बच्चा है जो अटैच होता है, फिर इसके द्वारा यहाँ से निकलती है प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा क्या करती है, एड बच्चे को माँ से जोड़ कर रखती है। और वही प्लेसेंटा जो है जिसके द्वारा ही न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चे को। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा है हमने यहाँ पे कुछ फॉन्ट में, चलिए देखते हैं। तो ओवरी, ओवरी ओवर रिलीज करती है, ओवम रिलीज करती है अंडा या फिर एग सेल। हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें रोल निभाते हैं। फैलोपियन ट्यूब वहीं जहाँ पर ओवम रिलीज होता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। अब मेल के अंदर वासेक्टोमी हो रही थी तो वहां पर वास्ट डिफरेंस को काट रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर होती है ट्यूबेक्टोमी। तो इसको या तो काट दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं महिला नसबंदी। इसको फैलोपियन ट्यूब को, इसको बोलते हैं डिम्ब वाहिनी। और फिर यूटेरस जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये वाली चीज। ठीक है। प्लेसेंटा वह है जिसमें माँ का जो पोषण है, खून है, सब चीजें ट्रांसफर होता है। इवन बच्चे का जो वेस्ट है, गैसियस एक्सचेंज है, जो भी चीजें जैसे अपन जो अभी कर पा रहे हैं ना, वो जो क्योंकि हमारे पास अंदर के एनवायरनमेंट में रहेगा, अपनी मम्मी के अंदर रह रहे हैं, तो सारा जो कनेक्शन होगा, सारे काम अपनी मम्मी खुद कर कर देगी अपन को। और वो जो कनेक्शन लिंक है वो है आपकी प्लेसेंटा। ठीक है। अब जो फर्स्ट मिल्क जो होता है, पहला दूध, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है। जब फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होती है तो उसमें एंटीबॉडी मिलती है, उसको बोलते हैं आईजीएम। अब क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अगर स्टार्टिंग फेज में, तो दे आर नॉट एबल कि वो आसपास अपनी एंटीबॉडी खुद बना पाए और चीज़ों को अच्छे से, बीमारियों से वो जल्दी लड़ पाए, तो उनकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है। तो वो एंटीबॉडीज कहाँ से मिल रही है, मम्मी से। और मिल्क प्रोडक्शन के दौरान एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन, और मिल्क एजेक्शन के दौरान भी ऑक्सीटोसिन के दौरान
ये काम होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है? तो ये था। अब देखो सिंपल, अब हम ये एक और है प्रिवेंशन मेथड्स है, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन मेथड्स, उसको और देख लेते हैं। तो देयर इज सम मेथड्स लाइक यांत्रिक अवरोध इन विच वी यूज कॉन्डम्स, जिसमें क्या होता है, एक इस पम्प्स को रीच एग सेल्स तक पहुंचने से रोका जाता है। एक केमिकल मेथड है जिसमें कॉपर ओरल पिल्स यूज होती है। ओरल पिल्स की खासियत है कि इनको आपको सीक्वेंस में लेनी होती है, क्योंकि ये क्या करती है, हार्मोन्स को ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो जो पहली गोली होगी वो थोड़ी कम इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू लास्ट गोली। तो एक तरह के हार्मोन्स को इम्पैक्ट करने के लिए क्या होता है, सीक्वेंस में ली जाती है। फिर आईयूसीडी, एंटी यूटिलिन कॉपर डिवाइस, जिसको बोलते हैं, इसमें कॉपर टी यूज होती है, दैट रिलीज अ कॉपर आयन। ठीक है, कॉपर आयन रिलीज करती है ये इंसर्ट की जाती है इन द यूटेरस टू प्रिवेंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये एक तरह का एम्ब्रियो को अटैच होने से रोकती है यूटेरस से। फिर आता है सर्जिकल मेथड, इसमें ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी होते हैं। तो आई होप कि ये जो कंटेंट आपने देखा आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली। और आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने बाकी की जितनी भी जो प्लेलिस्ट है इसको कवर पूरा करा होगा। मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है बायोलॉजी की पूरी, जो कि एसएससी और आपके एनटीपीसी ग्रुप डी सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जिसमें जनरल साइंस आती है, तो उसके अंदर बायो जो कवर की जाती है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए हमने पूरा के पूरा कवर करा है इसी डायग्राम के फॉर्मेट में। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल पेपर के हिसाब से ही है, प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर के हिसाब से है। तो आप सर्च कर सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।